देखिए आज के मैच में बहुत ज़्यादा पंगा होने वाला है क्योंकि जिस तरीके की दिल्ली कैपिटल्स की टीम है उन्होंने पिछला जो मैच था उसमें 264 रन बनाए और उसके बावजूद मैच हार गए। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, दिल्ली की टीम बहुत अच्छी है। दिल्ली की टीम का मैनेजमेंट या ऐसे कहें कैप्टनसी ख़राब हुई, उसकी वजह से उन्हें मैच गंवाना पड़ा। डीसी की अगर गेंदबाजी अच्छी नहीं होती है तो आरसीबी तोड़ेगी। बैटिंग सीक्वेंस बहुत सही है, बॉलिंग सीक्वेंस भी सही है। इनको सबसे बड़ी चीज़ है कि कप्तान को ना ये पता होता है कि ये मेरा गन फील्डर है, ये मेरा लूज फील्डर है। गन फील्डर को कहाँ खड़ा करना है, लूज फील्डर को कहाँ खड़ा करना है, ये कप्तान को पता होना चाहिए। तो उनको ये समझ नहीं आया है कि चमीरा को खिला तो रहे हैं कि इससे गेंदबाजी करानी है कि नहीं करानी है। चमीरा से उन्होंने ओवर ही नहीं कराए। तो ये मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ें तय करता है। कल बहुत ही इससे ख़राब स्थिति नहीं हो सकती थी। एलएसजी और कोलकाता नाइट राइडर्स की तो मैं बात करूं कि एलएसजी से ख़राब टीम मुझे कोई नज़र नहीं आ रही है इस टूर्नामेंट में। आरसीबी की अगर हम लोग बात करें, मुझे लगता है आरसीबी की क्या बात करें, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इतने अच्छे परफॉर्मेंस में चल रही है। नमस्कार, मैं हूं दीपाली, आप देख रहे हैं मैच वन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे इस खास कार्यक्रम पिच पे पंगा में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस खास एपिसोड में सबसे पहले बात करेंगे आज के मैच को लेकर, जो कि होने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम में, और ये मुकाबला होगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस आरसीबी। तो टीमें बहुत तगड़ी है, लेकिन किस तरीके से स्ट्रैटेजी दोनों टीमों की तरफ से बनाई गई है, क्या पहला जिस तरीके से मैच दोनों टीमों की तरफ से खेला गया उस स्ट्रैटेजी में कोई परिवर्तन है या नहीं, प्लेयर्स में कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्या बदलाव किए गए हैं, उसको लेकर जानकारी देने के लिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट शिवम जुड़ गए हैं। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है। और कल के मैच का एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन बाद में पहले आज के मैच से क्यों ना शुरुआत कर लेते हैं। तो आज का मैच आप कैसे देखते हैं, कितना ज्यादा पंगा होने वाला आज के मैच? देखिए आज के मैच में बहुत ज़्यादा पंगा होने वाला है क्योंकि जिस तरीके की दिल्ली कैपिटल्स की टीम है उन्होंने पिछला जो मैच था उसमें 264 रन बनाए और उसके बावजूद मैच हार गए और कप्तान की गलतियों से हारे। अभी ये भी अपडेट नहीं है कि उनके जो मेन गेंदबाज है लुंगी एंगीडी वो फिट हैं या नहीं है। केएल राहुल ने बहुत कमाल का परफॉर्म किया, किसी भी भारतीय द्वारा T20 में 150 बनाना अपने आप में कमाल की बात है वो, एंड ही इज़ द फर्स्ट पर्सन नाउ। और ऑरेंज कैप में भी वो ऊपर आए। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, दिल्ली की टीम बहुत अच्छी है। दिल्ली की टीम का मैनेजमेंट या ऐसे कहें कैप्टनसी ख़राब हुई, उसकी वजह से उन्हें मैच गंवाना पड़ा, या ऐसे कहें पंजाब की बैटिंग बहुत अच्छी हुई। आज भी जो प्रॉब्लम है वो सेम है। डीसी की अगर गेंदबाजी अच्छी नहीं होती है तो आरसीबी तोड़ेगी, और विराट कोहली का तो होम ग्राउंड है, बिल्कुल है ना, क्योंकि विराट कोहली ब्रॉट एंड ग्रो अप इन दिल्ली और उनका होम ग्राउंड बिल्कुल उस समय कोटला हुआ करता था ये ग्राउंड, अब अरुण जेटली स्टेडियम है। तो फिरोज शाह कोटला हो या अरुण जेटली स्टेडियम हो, विराट से बेटर इस ग्राउंड को कोई भी नहीं जानता है। तो उनके लिए होम ग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं आरसीबी का पलड़ा यहाँ पे भारी है। डीसी को मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल डीसी को मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ शिवम, एक चीज़ और ध्यान करने वाली बात है कि पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली जाए तो सेकंड नंबर पर आरसीबी है, ठीक है, और 7वें 8वें नंबर पर इस समय डीसी चल रही है। तो मेहनत डबल लगेगी यहाँ पे। तो स्ट्रैटेजी में क्या परिवर्तन आपको लगता है कि करने चाहिए? देखिए डीसी को सबसे पहले तो खुद में ये बिलीव करना होगा कि आप जो स्कोर बना रहे हो वो डिफेंड कर सकते हो। ये ग्राउंड इतना छोटा नहीं है जितना कि पंजाब के खिलाफ आपने 6 ओवर में 120 रन 116 रन दे दिए। पावर प्ले में पंजाब हो या आरसीबी हो गेम पलट देती है। जिस तरीके से आके रजत पाटीदार हिटिंग करते हैं, देवदत्त पाडिक्कल हिटिंग करते हैं, जिस तरीके से टिम साइफर्ट या एक एंकर का रोल विराट कोहली निभाते हैं, और विराट कोहली एंकर का रोल निभाते हुए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट डाउन होता है। जैसे कि कल का मैच था उसमें सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 60 गेंदों में 64 रन बनाए। एक समय वो 40 गेंदों में 20 रन पर बैटिंग कर रहे थे। एंकर रोल निभाना और एंकर के साथ साथ कम से कम 150 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कोहली को उसमें महारत हासिल है, तो डीसी को बिल्कुल अच्छा फील नहीं होगा आरसीबी को फेस करते हुए, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें। जी, पिच की अगर बात करते तो क्या ये हाई स्कोरिंग पिच है? बिल्कुल, लेकिन फिर भी डीसी की तरफ से कुछ उम्मीद कम लग रही है कि वो उतना भी स्कोर कर पाएगी। स्कोर कितना नहीं, स्कोर तो 200 है यहाँ का एवरेज, लेकिन डीसी की प्रॉब्लम ये है कि वो जितने रन देते हैं उतने उनके गेंदबाज भी लुटा देते हैं। तो होना ना होना बराबर हो गया। अब आप ऐसे समझ लीजिए ना, लास्ट मैच में 264 बनाए, 1 ओवर पहले हार गए। 264 164 बहुत बड़ा टारगेट होता है, ये 264 पे हार जा रहे।
जो ओडीआई का स्कोर है उस पे। तो डीसी की ये प्रॉब्लम है कि जब तक वो इससे नहीं उभरेंगे तब तक नहीं हो सकता। और जैसी हिटिंग की थी नीतीश राणा ने और केएल राहुल ने, जरूरी नहीं है हर मैच में बल्ला वैसे ही चले। और ग्राउंड अलग होता है, पिच अलग होती है। नहीं, डीसी के लिए तो सेम ग्राउंड है, सेम ग्राउंड पे मैच है। प्रॉब्लम ये है कि नीतीश राणा जैसा बैट्समैन है ना, वो अगर चल गया तो बहुत तगड़ा चलता है, नहीं चला तो नहीं चलेगा, है ना। तो वो वाली बात है, तो देखने वाली बात होगी। आई होप डीसी कमबैक करे, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में तभी मजा आएगा। बिल्कुल। लेकिन डीसी को सबसे ज़्यादा मेहनत करने की कहाँ ज़रूरत है, बैटिंग में या बॉलिंग में? नहीं, फील्डिंग में। फील्डिंग में। हाँ, इन्होंने 5 कैच ड्रॉप किए। इन्होंने श्रेयस अय्यर का कैच ड्रॉप किया। आप सोचो, श्रेयस अय्यर क्रीज पे आए हैं और श्रेयस अय्यर का कैच छोड़ दिया, और उसके बाद श्रेयस अय्यर मैच जिता ले जाते हैं, है ना। करुण नायर ने 3 कैच ड्रॉप किए। शशांक की फील्डिंग बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही है, चहल की फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही है। तो आपको ये इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने जिन खिलाड़ियों के कैच छोड़े, अगर वो कैच पकड़े होते तो शायद आप पंजाब को 200 से पहले रोक दिए होते। प्रॉब्लम है फील्डिंग, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अभी नहीं, इससे लगातार मैचेज में भी प्रॉब्लम डीसी की बनी हुई है। करुण नायर ने कैच छोड़े हैं, पंजाब ने भी छोड़े हैं, लेकिन करुण नायर ने, अक्षर पटेल भी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है डीसी की लगातार। जी, तो कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स टीम इस समय कुछ टाइम से ऐसी बन गई कि सबको मौका दे रही है कि भाई आप आओ और रन लेके चले जाओ, कह सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि मौका दे रही है, नहीं ऐसा तो नहीं है मौका दे रही है। प्रॉब्लम ये है, डीसी के जो मेन गेंदबाज है लुंगी अंगेडी, वो स्ट्रेचर पे गए फील्ड से, तो उनको ये समझ नहीं आया कि चमीरा को खिला तो रहे हैं कि इससे गेंदबाजी करानी है कि नहीं करानी है। चमीरा से उन्होंने ओवर ही नहीं कराए। प्रॉब्लम ये है कि रूल्स रेगुलेशन और ये मैनेजमेंट का काम है। अक्षर पटेल जैसे, फॉर एग्जांपल श्रेयस अय्यर को मैं कप्तानी में 10 में से 10 देना चाहूँगा। ये क्यों देना चाहूँगा? श्रेयस अय्यर मैदान पे देख के उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करते हैं कि अभी सिचुएशन क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं अक्षर पटेल जो मैनेजमेंट ने बना दी स्ट्रेटजी, उसको लेके ढोते रहते हैं और वो हर बार कामयाब नहीं होती। अगर आपका बॉलर, आप जो कह रहे हो यॉर्कर डालो, और वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, तो एटलीस्ट आपको वहाँ स्ट्रेटजी में बदलाव करना होगा, क्योंकि आपको उसके ओवर निकालने हैं, है ना। तो ये यहाँ ना कहीं कप्तानी की कमी दिख रही है साफ साफ। नहीं तो डीसी की बहुत सुसज्जित और अच्छी टीम है। अगर कोई टीम 250 स्कोर बना सकती है तो आप समझ सकते हैं कि वो वन ऑफ द बेस्ट हिटिंग टीम है। प्रॉब्लम है इनकी फील्डिंग मेजर, और फील्डिंग के बाद बॉलिंग। ठीक है, अक्षर पटेल आज के मैच में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज के मैच के टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं तो मुझे लगता है डेविड मिलर। प्रथम निशंका भी नहीं चले कई मैचेस से, लेकिन मुझे लगता है डेविड मिलर हो सकते हैं। और अगर बैटिंग की हम लोग बात करते हैं तो बैटिंग में सबसे किफ़ायती प्लेयर कौन हो सकता है कि जो दिल्ली कैपिटल्स की कहते हैं ना कि इज्जत बचा सकता है? ठीक है, किफ़ायती तो सबसे कम गेंदों में ज़्यादा रन बनाने वाला डेविड मिलर ही है। बाकी तो कोई ऐसा है नहीं। कूपर कॉनली हैं, उन्हें भी सेटल होने के लिए गेंदें चाहिए होती हैं। हाँ, प्रथम निशंका हैं, लेकिन प्रथम की प्रॉब्लम ये है कि वो पिछले 3 मैचेज में जल्दी आउट हो गए, तो उनको खुद ही पे ट्रस्ट नहीं है, हम क्या ही करें। लेकिन समझने वाली बात है, हम हर एपिसोड में एक बात करते हैं शिवम कि सिर्फ 1-2 प्लेयर से ही बात नहीं बनेगी, पूरी टीम को एक साथ होके खेलना पड़ेगा। लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं कमी दिखती है दिल्ली कैपिटल्स बिल्कुल दिखती है दिल्ली कैपिटल्स में। यूनिटी के साथ जो खेलने वाली बात होती है वो कम दिखती है, और कहीं ना कहीं इसी का नतीजा ये कि वो दिल्ली कैपिटल्स लैग कर रही है अपने परफॉर्मेंस में। बिल्कुल। तो कहाँ इनको और चेंजेस करने की ज़रूरत है? क्या सीक्वेंस में बदलाव करने की ज़रूरत है इस समय? नहीं, सीक्वेंस, बैटिंग सीक्वेंस बहुत सही है, बॉलिंग सीक्वेंस भी सही है। इनको सबसे बड़ी चीज़ है कि कप्तान को ना ये पता होता है कि ये मेरा गन फील्डर है, ये मेरा लूज फील्डर है। गन फील्डर को कहाँ खड़ा करना है, लूज फील्डर को कहाँ खड़ा करना है, ये कप्तान को पता होना चाहिए। जैसे कि कप पॉइंट हो गया, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ हो गया, यहाँ पे बड़ी हाइट वाले तगड़े फील्डर चाहिए रहते हैं जो कि आपकी ड्राइव लगा सकें, रन रोक सकें, बहुत सारी चीज़ें कर सकें। कप्तान से ही प्रॉब्लम हो रही है, अक्षर पटेल से। मुझे लगता है कि इम्प्रूव करेंगे तो मैच जीतेंगे, नहीं तो आरसीबी छोड़ेगी नहीं। आरसीबी तो वैसे भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे हम देख रहे हैं दूसरे नंबर पर और दिल्ली कैपिटल्स शायद 7वें-8वें नंबर पर इस समय चल रही है। बिल्कुल। आरसीबी की अगर हम लोग बात करें, मुझे लगता है आरसीबी की क्या बात करें, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इतने अच्छे परफॉर्मेंस में चल रही है। फिर भी एक प्रेडिक्शन आपसे लेना चाहेंगे। टिम डेविड अच्छा करेंगे आज, मैं आपको बता देता हूँ। फिल सॉल्ट की ऐसी गाड़ी है कि चल गई तो बहुत अच्छी, चाइना का माल जैसी। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आ रही है कि इस बार प्लेइंग 11 में फिल सॉल्ट शायद नहीं होंगे।
हो सकता है ना हो, क्योंकि कई मैचेस से अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा नहीं करे, लेकिन अगर उनकी एब्सेंस होती है तो कहीं ना कहीं उनकी कमी ज़रूर होगी। क्या पूरे मैच में, पूरे टूर्नामेंट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है, दिक्कत नहीं होगी। आरसीबी का पूरा सजा धजा खिलाड़ियों से, बैटिंग लाइनअप है, रजत पाटीदार हो गए, चाहे आप देवदत्त पाडिक्कल को ले लीजिए, विराट कोहली को ले लीजिए, और उनके नीचे टिम डेविड आते हैं, और उसके बाद रोमारियो सैफर्ड से लेकर नीचे तक बैटिंग है उनके पास। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भुवनेश्वर कुमार भी हिटिंग कर लेते हैं। तो फिल शॉट को लेकर लेकिन एक चीज़ और सामने आ रही है कि शायद वो इंजर्ड हो गए या कुछ और बैक स्टोरी भी हो सकती है, ऐसी कोई ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है। एक एक्स फैक्टर कौन हो सकता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को इस समय फोकस करने की बहुत ज़रूरत है अभी। दिल्ली के लिए मुझे उम्मीद है कि एक्स फैक्टर हो सकते हैं। अगर दिल्ली ने खिलाया तो एक तो केएल राहुल, दूसरा मुझे उम्मीद है कि डेविड मिलर। ठीक है। आरसीबी में तो हमें पता ही है विराट कोहली, किंग कोहली हमेशा से, और कोई कोहली एंड टिम डेविड। लेकिन देखते हैं कि क्या ये कॉम्बिनेशन इस बार सही बैठेगा या नहीं, क्योंकि आरसीबी का तो सबको पता है कि इस बार टीम जो है अप टू द मार्क रहेगी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए चीज़ें बहुत खराब हो भी सकती है अगर उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं देगा। एक कंक्लूजन के तौर पर आप क्या कुछ कहेंगे? कंक्लूजन ये है, दिल्ली को अपनी फील्डिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही हारेंगे। नहीं तो ऐसे आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आज अरुण जेटली स्टेडियम में धमाका होने वाला है, और किस तरीके से क्या आरसीबी इस बार डोमिनेट करती हुई नजर आएगी, या फिर दिल्ली कैपिटल्स में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, स्ट्रैटेजी में बदलाव हो सकता है या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। चलिए अगले जो मैच कल हुआ था उस पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। कल 2 मैचेस हुए थे, कैसा रहा मैच? देखिए, पहला तो था सीएसके वर्सेस जीटी का। जीटी का वही पुराना टेम्पलेट है कि गेंदबाजी अच्छी करो, 160 के आसपास टीम को रोको, और उसके बाद उनके जो ओपनर हैं शुभमन गिल, साई सुदर्शन, वो अच्छे से खेलते हैं, और थोड़ा सा बाद में स्ट्राइक रेट 50 के बाद इंक्रीज करते हैं और टीम जीत जाती है। उनका बना हुआ टेम्पलेट है, और ये थ्रू आउट द सीजन्स रहा है। अब उस मैच की प्रॉब्लम ये थी कि मुंबई सीएसके ने लगातार विकेट खोए। जितना भरोसा कार्तिक शर्मा से लेके तमाम बैटर्स पे दिखा रहे हैं, कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। और एक चीज़ समझ लीजिए, संजू सैमसन आपको हर एक मैच में 100 बना के नहीं देने वाले। तो ऋतुराज बहुत ज़्यादा दबाव में दिखे। ऋतुराज ने शुरुआत में बहुत ज़्यादा गेंदें ली, 10 ओवर तक 40-38 रन थे सीएसके के, जो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। उसके बाद ऋतुराज को एक चोट लगती है, हाथ पे गेंद हिट करती है, उसके बाद वो शॉट कनेक्ट होने लग जाते हैं। कुल मिला के ऋतुराज ने 74 रन बनाए 60 गेंदों में, जो काफ़ी ख़राब स्ट्राइक रेट है। 60 गेंदों में कम से कम अब शतक की उम्मीद तो कर ही सकते हैं ऋतुराज जैसे बैट्समैन से। अच्छी चीज़ यह है कि उम्मीद है कि चीज़ें अच्छी होंगी, और ऋतुराज भी फॉर्म में, संजू सैमसन भी फॉर्म में, तो अब आगे चल के चेन्नई अच्छा करेगी। वही उम्मीद है कि नेक्स्ट मैच में धोनी भी खेल सकते हैं। हाँ, धोनी को लेकर जैसे कि हमने कल बात भी की थी कि शायद उम्मीद यही लगाई जाती थी कि एमएस धोनी होंगे, लेकिन हो सकता है शायद थोड़ी सी और इंजरी में कॉम्प्लिकेशंस और हो सकती है, जिस वजह से अभी तक कोई अपडेट फिलहाल जो है सामने नहीं आया। लेकिन जी, कार्तिक शर्मा या दूसरे जो प्लेयर हैं उन्हें इसको एज ए अपॉर्चुनिटी, लास्ट अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। नेक्स्ट मैच में अगर धोनी नहीं खेलते, देखिए धोनी आएंगे टीम में तो उनकी प्लेइंग 11 में जगह पक्की है, लेकिन अगर धोनी नहीं खेलते हैं इसलिए आपको मौका मिल रहा है। अगर धोनी आएंगे तो एक बैट्समैन को आप वैसे ही बाहर बिठाएंगे, तो चाहे वो जिसको किसी को 14 करोड़ मिले हो, चाहे किसी को 4 करोड़ मिले हो, चाहे किसी को 40 लाख, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप फ़ायदा उठाइए। नहीं फ़ायदा उठाएंगे तो अगली बार ऑक्शन में कोई टीम आप पे बोली भी नहीं लगाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल लगा थोड़ी मेहनत की। एलएसजी और कोलकाता नाइट राइडर्स की तो मैं बात करूं कि एलएसजी से ख़राब टीम मुझे कोई नज़र नहीं आ रही है इस टूर्नामेंट में। प्रॉब्लम क्या है, एलएसजी के बहुत सारे बैट्समैन फॉर्म में नहीं है, और ऊपर से जो स्ट्रेटजी मेकर हैं वो उनसे भी डम है, चाहे उसमें पंत का हाथ समझ लीजिए, चाहे जस्टिन लेंगर का। प्रॉब्लम क्या है एलएसजी की कि गेंदबाज बहुत अच्छे हैं। मोहसिन खान ने कल 5 विकेट लिए, 23 रन देके, मेरे हिसाब से उनको मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, मैन ऑफ द मैच ज़्यादातर 60-70% उस टीम के प्लेयर को मिलता है जो मैच जीती हो। अब मोहसिन खान ने कमाल की गेंदबाजी की, लास्ट ओवर किसी फास्ट बॉलर को देने की बजाय अब दिग्वेश राठी को ऋषभ पंत, ये रिंकू सिंह बैक टू बैक 4 छक्के मार देते हैं, मैच पलट गया वहाँ से। और उसके बावजूद भी आप बैटिंग करने आते हैं तो
दिखा ही नहीं। एक होती है मैच जिताऊ पारी, और एक होती है कि हाँ आप ज़्यादा गुड़ी बन रहे थे, गेंद और बॉल चल रहा है, कि हाँ हम ना कोशिश कर रहे थे, पिच खराब है, ये है वो, एक्सक्यूज देने की बहुत सारी। ये एक्सक्यूजेज आपको पंजाब की टीम में नहीं दिखेंगे। बिल्कुल नहीं, उनको करना है तो करना है। 10 गेंदों में मैन ऑफ द मैच जीत रखा है इसी टूर्नामेंट में, समझ रहे हो आप, 44 रन बना के। ऋषभ पंत आते हैं, वो भी कोई भी बल्लेबाज जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। एंड में स्थिति ये आ गई कि मोहम्मद शमी बैटिंग कर रहे हैं, लास्ट गेंद पे 7 रन चाहिए, मोहम्मद शमी ने छक्का मार दिया, इसलिए सुपर ओवर हुआ। और उसके बाद मोहम्मद शमी ने बल्ला जमीन पे पटका है कि गेंदबाजी भी मैं ही करूं, फील्डिंग भी मैं ही करूं, बल्लेबाजी भी मैं ही करूं। क्योंकि हर किसी एक प्लेयर की एक्सपर्टीज होती है उसमें। नहीं करना चाहता कोई भी गेंदबाज आके बैटिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि वो गेंदबाजी में बहुत अच्छा किया है ना, तभी सामने वाली टीम 150 बनाई है, 150 पे रोका है उन्होंने। जहाँ 250 में बन रहे हैं एक मैच में, वहाँ पे अगर आपके गेंदबाज 150 पे रोक रहे हैं, आपको बहुत कंफर्टेबली जीतना चाहिए आप। और लखनऊ के साथ ये अकेला नहीं है, कई बार हो चुका है। उसके बावजूद केकेआर ने, ये पूरे इंडिया को पता था कि अगर सुपर ओवर ये हो रहा है तो सुनील नरेन ही डालेंगे। सुनील नरेन ने जितने भी सुपर ओवर डाले अपनी टीम को जिताया है, पिछले 10-12 साल से आईपीएल खेल रहे हैं, ये सबको पता है। सुनील नरेन के सामने सुपर ओवर में सबसे खराब परफॉर्म किया है तो वो निकोलस पूरन ने किया है। ये पिछले 3 सुपर ओवर का इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों सुपर ओवर में डक पे आउट हुए हैं। एक तो दुबई लीग में सुनील नरेन, येलो और निकोलस पूरन सामने थे, इनको 5 गेंदों पे बीट किया था सुनील नरेन ने, और लास्ट गेंद पे छक्का मारते हुए ही आउट हो गए थे निकोलस पूरन। पूरे ओवर में 0 रन था इनका। उस खिलाड़ी को पता नहीं कैसे जस्टिन लैंगर और वो बैटिंग करने भेज देते हैं। अरे भाई, पूरी इंडिया को पता है कि सुपर ओवर है तो सुनील नरेन ही डालेंगे। आपको भेजना था तो मिचेल मार्श को और मुकुल चौधरी को भेजते, जो 6 हिटिंग मशीन है, जो अच्छे छक्के मारते हैं। आप किसको भेज रहे हो? दोनों के दोनों आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को, जो ना तो एडन मार्करम फॉर्म में, ना वर्ल्ड कप में थे जब साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे थे, ना अभी फॉर्म में। सेम निकोलस पूरन तो संन्यास ले चुके हैं इंटरनेशनल से, क्योंकि वो फॉर्म ही नहीं है उनकी, लग ही नहीं रहे उनसे शॉट। पहली गेंद से ही निकोलस पूरन क्लीन बोल्ड हो जाते हैं सुनील नरेन के सामने, और उन्होंने सेम बॉल डाला ऑफ स्पिन, गेंद आई विकेट में घुस गई। और सुनील नरेन ज़्यादा सेलिब्रेशन करते नहीं है, वो आदमी अपना काम करके निकल जाता है। वो आदमी है कि शांत स्वभाव, वो नहीं, शांत स्वभाव एक अलग चीज़ होती है। कई बार जो लोग बेवकूफ़ होते हैं उनका भी शांत स्वभाव होता है, लेकिन वो आदमी बेवकूफ़ नहीं है, उसके 200 विकेट हैं। हाँ, वो बंदा ऐसा है ना, जैसे एक डॉन होता है फिल्मों में, विलेन वगैरह दिखाया जाता है, और विलेन कहता है कि अगर कोई उसका जैसे हमजा अली दिखाया है ना धुरंधर में, कि भाई सामने वाले को जा तू फोड़ के आ जा, तो वो दाएं बाएं क्या कू नुकुर नहीं करेगा, वो जाएगा फोड़ के आ जाएगा, आगे पीछे कुछ नहीं पता, वो फोकस्ड है। हाँ, वो फोकस्ड है, वो सेलिब्रेट भी नहीं करेगा। तो सुनील नरेन इज दैट काइंड ऑफ गाय कि वो बंदा अपना काम करेगा हर बार आके। आप कहोगे जाके बैटिंग करो, वो बैटिंग करेगा। आप कहो फील्डिंग करो। आप कहो उसको लास्ट ओवर डाल दो, वो डाल देगा। आप कहो सुपर ओवर डाल दो, वो डाल देगा। कल उसने सुपर ओवर में 1 रन बनने दिया, शायद वो भी नहीं बनता। मैं कह रहा हूँ इतना तो बनेगा ही ना। इतना तो बनता है, ये तो बेसिक है। बिल्कुल, कम से कम 8-10 रन तो सुपर ओवर में बनते ही हैं। उसने 1 रन खाया, समझ रहे हो आप? वहां से पता चलता है कि केकेआर की झोली में मैच एक्चुअल में एलएसजी ने दिया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संजीव गोयनका जी ऐसे प्लेयर या ऐसा कैप्टन डिजर्व नहीं करते, वो बेटर डिजर्व करते हैं। पंत को 27 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ इट है। 27 करोड़ श्रेयस अय्यर को भी मिल रहे हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस दिख रहा है ग्राउंड पर, वो दिख रहे हैं, दिखा रहे ग्राउंड पे। आपने श्रेयस अय्यर को छोड़ के, केकेआर की भी मैं बता देता हूँ, श्रेयस अय्यर को छोड़ के आपने 25 करोड़ दिए कैमरून ग्रीन को। कैमरून ग्रीन ना गल्लेबाजी कर पा रहे, ना गेंदबाजी कर पा रहे ना। तो ये मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ें तय करता है। कल बहुत ही, मतलब इससे ख़राब स्थिति नहीं हो सकती थी कि आप क्या कहते हैं, एडन मार्करम और निकोलस पूरन को सुपर ओवर खेलने भेज दे। इससे ख़राब तो स्थिति हो ही नहीं सकती थी। इससे अच्छा तो पंत आ जाते, है ना। तो इतनी ख़राब स्थिति ये लेके चले। और दीपाली जी, सुपर ओवर में 2 ही विकेट होते हैं। अगर 1-2 खिलाड़ी आउट, आप उसके बाद अगली गेंद खेलने के लिए एलिजिबल नहीं होते, साफ सीधी बात। तो क्या इन्हें ये पता नहीं है?
बहुत अच्छे से। बिल्कुल, ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उन्हें तो पता ही है। बिल्कुल। लास्ट ओवर की मैं बात करता हूँ। लास्ट ओवर में जब 12 रन चाहिए थे, 2 बीमर आते हैं। 2 बीमर के बाद गेंदबाज को गेंदबाजी करना अलाउड नहीं होता, फिर भी अलाउ किया गया क्योंकि वो ना बीमर जो थे डेंजरस नहीं थे। ये क्या बात होगी भाई, रूल इज रूल, बिल्कुल है ना। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा फैंस को भी डिसअपॉइंट करती नजर आई और एलएसजी ने बहुत खराब खेला, बहुत खराब खेला। और डिसअपॉइंटमेंट शिवम यहाँ तक पहुँच गई है कि अब ऋषभ पंत से कह रहे हैं कि भाई आप छोड़ दो, रिजाइन दे दो, मतलब इस तरह की चीजें। जीटी के मैच में तो रबाडा को मैन ऑफ द मैच मिला क्योंकि पहले ही स्पेल में उन्होंने अपना पलट दिया था। एलएसजी के मैच में प्लेयर ऑफ द मैच मिला वो रिंकू सिंह को मिला क्योंकि रिंकू सिंह ने लगभग 80 रन बनाए 50 गेंदों में। उन्होंने ही एक्चुअल में मैच पलटा। केकेआर के भी विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, आप ऐसे समझ लिए 155 में 80 रन तो रिंकू सिंह के ही थे। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा खराब खेला एलएसजी ने, नहीं तो केकेआर कल भी नहीं जीतती। बिल्कुल, मतलब कहते हैं कि बिल्कुल झोली में डाल दिया है उनके ये मैच कि भाई एक जीत जाओ, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे तो केकेआर बिल्कुल लो पर है। और शिवम वही मैं को लास्ट ओवर देना भी बहुत बड़ी चूक थी पंत की। लेकिन ऋषभ पंत का जैसे मैंने बोला कि अब ट्रोल किया जा रहा है उन्हें सबसे ज़्यादा, और इस्तीफे की बात की जा रही है। मतलब इतनी बड़ी स्टेटमेंट शायद प्लेयर ने नहीं की किसी भी, लेकिन ऑडियंस जो फैंस, प्लेयर से भी आई है। कौन से प्लेयर्स ने की है? देखिए बहुत सारे प्लेयर हैं, उन्होंने कहा, जैसे फॉर एग्जांपल मनविंदर बिस्ला हैं, उन्होंने कहा कि इस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए, आप डिसीजन मेकिंग इतनी ख़राब नहीं होनी चाहिए। और भी कई सारे प्लेयर्स ने कहा है, क्योंकि कई बार प्लेयर्स नाम नहीं लेते हैं। अनिल कुंबले ने साफ कमेंट्री में बैठ के बोला कि आई कांट अंडरस्टैंड ये क्या हो रहा है। साफ सीधी बात कि आपको मिचेल मार्श, मुकुल चौधरी को भेजना चाहिए था, आप किसको भेज रहे हैं? मतलब फैंस का गुस्सा अलग और प्लेयर्स का गुस्सा अलग। तो अब क्या फाइनली आप कहना चाहते हैं इस टीम को कि भाई अब, क्योंकि जी फाइनल तो यही है कि भाई एलएसजी अपना सुधार करेगी तो आगे जीतेगी, अदरवाइज बैटिंग में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बॉलिंग में तो अच्छी चल रहे हैं, फील्डिंग में भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेकिन माइंडसेट नहीं दिख रहा। हर एंगल में आपको एक्सपर्टीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बैटिंग बिल्कुल भी नहीं चल रही है, ये सबसे खराब स्थिति। ट्रोलिंग में आपने देखा कि किस तरीके से ट्रोल किया, एक तो एग्जांपल मैंने बता दिया, उसके अलावा अगर आपने देखे हो ट्रोलिंग में सबसे ज़्यादा वही 27 करोड़ की संजीव गोयनका जी रो रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई क्या ही ट्रोल करेगा, है ना। उनकी फ़ोटो ला के लोग खड़ा रख देते हैं कि पुरन को लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, और पंत को लेकर लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अब ये ट्रोलिंग किस लेवल तक जाएगी ये देखना होगा, लेकिन अभी भी मौका है क्योंकि अभी भी मैचेस होने बाकी है। देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी में अब चेंज होता है। शिवम, उम्मीद लगती है आपको कि क्या इस बार एलएसजी अगले जो मैचेस होने वाले हैं उसमें थोड़ा इंप्रूव कर सकती है? चांसेस है इंप्रूव करना होगा, नहीं करेंगे तो बॉटम ऑफ द टेबल जाएंगे, जो बहुत बुरी स्थिति होगी पूरी फ्रेंचाइजी के लिए। फिर फ्रेंचाइजी मजबूर होती है बड़े डिसीजन लेने पे। बिल्कुल बिल्कुल, और एलएसजी को इस समय बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है, लेकिन देखते हैं अगले मैचेस में क्या बदलाव होंगे या फिर नहीं। लेकिन आज का जो मैच होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा, और दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस आरसीबी, देखते हैं क्या इस बार आरसीबी फिर से डोमिनेट करेगी या दिल्ली कैपिटल्स अपना पलड़ा भारी करने की कोशिश करेगी। थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर आरसीबी इस समय 2 नंबर पे है। क्या 2 नंबर पे के नजदीक दिल्ली कैपिटल्स आ पाएगी या फिर नहीं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास एपिसोड में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।